अच्छा जी, सबसे पहले मैं ये पेपर आपको एक्सप्लेन करूं चीजें। आई वुड लाइक टू शेयर जो क्वेश्चंस मैंने आपके साथ चेक करके भेजे हैं। मैं अगर वो स्क्रीन शेयर आपके साथ सेंड करूं तो आपके सामने एक नजर आ रहा होगा पेपर, ठीक है। अब लेट्स से कि यहाँ पे एक आपके पास पेपर नजर आ रहा है। अब हम कुछ एक जनरल चीजें डिस्कस करेंगे, फिर मैं आपके मिस्टेक्स बताऊंगा पॉइंट बाय पॉइंट, और फिर एट द एंड जो अच्छे कुछ पेपर्स थे वो डिस्कस करूंगा कि वो क्यों अच्छे थे। अब यहाँ पे देखें, अगर आप एक क्वेश्चन नजर आ रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 5। इफ यू रीड द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, तो क्या स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 5 की, यहाँ पे आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 रीड करें। क्रिटिकली असेस द मोटिवेशन बिहाइंड चाइनाज इन्वॉल्वमेंट इन ब्रोकरिंग द सऊदी ईरान अप्रोचमेंट। अब इसका ये पार्ट 1 है, ठीक है। यानी इसका मतलब है कि आप सिर्फ डिस्कस करें कि जो मोटिवेशंस थे चाइना के, एंड हाउ इट अलाइंस विद चाइनाज ब्रॉडर इकोनॉमिक एंड फॉरेन पॉलिसी गोल्स, और इसके बाद वो किस तरह अलाइन करते हैं चाइना के ब्रॉडर इकोनॉमिक एंड फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स के साथ। तो सिर्फ ये दो पार्ट पूछे हुए हैं। अब अगर एक पेपर आपके साथ में शेयर करूं, यहाँ पे आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, अब इसमें लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन की। बेसिकली मेरे अपने ख्याल में आपको हेडिंग देने की जरूरत नहीं है। आप एंड पे बस क्रिटिकल एनालिसिस की दे दें और यहाँ से आप सिंपल इसी तरह विदाउट एनी हेडिंग आप सिंपल स्टार्ट कर दें। अब इसमें लिखा हुआ है ट्रांजिशन एंड डिफिजन एट ऑफ पावर आर चेंजिंग द पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट एंड हैव मेड सॉफ्ट पावर मोर रेलिवेंट देन एवर। सिंपली चाइना ब्रोकर्स रिप्रोचमेंट डील इज अ मेजर ब्रेक थ्रू आफ्टर years of mutual animosity, espionage and attacks. अब आई वुड लाइक कि आप यहाँ पे इफ यू नो कि कब हुई है रिप्रोचमेंट एग्जैक्टली, और इफ यू नो कि कहाँ पे अनाउंसमेंट मेड की गई थी, ये बीजिंग के अंदर अनाउंसमेंट उन्होंने की थी, तो यहाँ पे आप उधर से स्टार्ट कर सकते हैं कि जो आपने स्टार्ट लेना है क्वेश्चन का, वो आपने करना है रेलिवेंट। ये हम करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब आपने स्टार्ट लेना है क्वेश्चन का तो रेलिवेंट एग्जाम्पल से करें, जो कि उस केस से रिलेटेड हो या इवेंट से रिलेटेड करें। यानी इट मींस कि कोई एक स्टैट से आप किसी भी टॉपिक को स्टार्ट कर लें, वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो शो करेगा कि यू हैव नॉलेज ओवर करंट अफेयर्स के चल क्या रहा है, करंट डायनामिक्स क्या चल रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद द अब इन्होंने जो है वो अच्छा उसको एक्सप्लेन किया कि पहले बता दिया कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस क्या थे, ठीक है। सबसे पहले आपने क्वेश्चन क्या था, अभी मैं क्वेश्चन की तरफ नहीं जाऊंगा, वो मैं बाद में बताता हूँ। तो ये हम यहाँ से हम क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ यहाँ पे क्वेश्चन देखें, आप कुछ प्रेजेंटेशंस देखें ओवरऑल, और दूसरे यहाँ पे प्रेजेंटेशन देखें, ठीक है। ये मैंने आप सबके साथ आप सबके पेपर जो है वो शेयर कर दिए गए हैं। अब आपने क्या करना है, जो हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, अगर जैसे जैसे ये पहले क्वेश्चन आ गया, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इंट्रो हम कैसे लिखते हैं। इंट्रो आपने स्टार्ट कैसे करना होता है, इंट्रो स्टार्ट करना होता है, ये अपना काइंडली माइक म्यूट रखें। जी, इंट्रो स्टार्ट करना होता है रेलिवेंट एग्जाम्पल से और किसी इवेंट के साथ, ठीक है। जैसे मैंने आपको पंचिंग पैराग्राफ दिए हैं, वो भी एक थोड़े से रेलिवेंट बन जाते हैं, वो आपको इवेंट को एक्सप्लेन कर देते हैं या उस टॉपिक से एक्सप्लेन कर देते हैं। अब कॉमन मिस्टेक्स जो इंट्रोडक्शन में यानी पहले पैराग्राफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पहला पैराग्राफ किसी भी क्वेश्चन का, जो मुझे मिस्टेक्स नजर आई हैं यहाँ पे, जो आपने कमिट की हैं मोस्टली, या जिसने नहीं भी की हो वो भी इसको देख ले, उसको अंडरस्टैंड कर ले, कि आपने स्टार्ट किया है एक्सप्लेन किया टॉपिक को, आपने उसको डिफाइन किया, ठीक है। अब डिफाइन क्या किया, फॉर एग्जांपल अगर ये वाला क्वेश्चन है जी इन्फ्लेशन वाला, ठीक है, या क्लाइमेट चेंज वाला, या कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड वाला, तो स्टूडेंट्स ने मोस्टली क्या किया, उसको वहां पे पैराग्राफ में, ओपनिंग पैराग्राफ में उसको उसकी डेफिनेशन से स्टार्ट किया। तो ये रिक्वायर्ड नहीं है। अब हम एक CSS लेवल का आंसर लिख रहे हैं, तो हम उसको स्टार्ट करेंगे उसके रेलिवेंट एग्जाम्पल से, कोई इवेंट से स्टार्ट कर लेंगे, या जिस तरह आपको पंचिंग पैराग्राफ दिए हुए थे उसमें से कोई चीजें आप लेके एक दो लाइन लेके उससे स्टार्ट करें। अगर आप ये स्टार्ट करेंगे उनकी डेफिनेशन से, उसकी एक्सप्लेनेशन से कि क्लाइमेट चेंज मींस द चेंज ऑफ वेदर ओवर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, सो इट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस। या अगर आप मल्टीपोलर वर्ल्ड का मतलब बताएंगे कि इट मींस के द कंट्रीज या द हेजिमनी ऑफ US इज थ्रेटेंड, एंड उसको थोड़ी हिस्ट्री में चले जाएंगे,
तो इट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस। आप रिसेंट एग्जांपल दें कि द रिसेंट ब्रिक्स समिट और द रिसेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्रिक्स summit in which they indicate the opening of new reserve currency explains or indicates there is a dawn, or there is a fall of dollarization and a new dawn of global financial सिस्टम इज इमर्जिंग। मतलब इस तरह की एग्जांपल दें जो आपको इवेंट में रीसेंट एग्जांपल के साथ उसको लिंक करे, तो वो उससे क्या होता है, आपका इंट्रोडक्शन एक बेहतर हो जाता है। अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, अब इसमें हमें क्या करना था, क्रिटिकली असेस द मोटिवेशंस बिहाइंड चाइनाज इन्वॉल्वमेंट। अब जो दूसरी मिस्टेक मैंने आप लोगों में देखी, हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं कि मिस्टेक्स क्या हो सकती हैं, वहां से हम लर्न करेंगे। आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया, अच्छा अटेम्प्ट किया, काफियों ने, आपके लोगों के कंटेंट अच्छे थे, लेकिन जो दूसरी कॉमन मिस्टेक मुझे नजर आई, पहली मिस्टेक तो मैंने आपको बता दी इंट्रोडक्शन के अंदर जो मिस्टेक थी, जो दूसरी मिस्टेक मुझे नजर आई वो आपके हेडिंग्स के अंदर थी। ठीक है, अब हेडिंग्स के अंदर क्या मिस्टेक थी, इसके लिए हम कुछ हेडिंग्स पढ़ते हैं और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। अब ये क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड। ठीक है, अब इसी पे मैंने कमेंट्स दिए हुए हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि इन्होंने इकोनॉमिक माइट ऑफ चाइना लिख दिया, इसके बाद यहाँ पे इन्होंने लिख दिया मिलिट्री डिस्प्ले ऑफ रशिया एंड चाइना। ठीक है, लेकिन अब ये किसकी सब हेडिंग्स हैं, ये क्या इंडिकेट कर रही हैं, क्या हमें इसका आइडिया है कि ये किस सब हेडिंग के अंदर आ रही हैं? मतलब जब एग्जामिनर चेक करेगा, आपने उसको एक सिस्टमैटिक एनालिसिस देना है। आपने रैंडमली नहीं अपनी हेडिंग्स को इंक्लूड कर सकते कि जी ये भी हेडिंग मुझे याद थी तो मैंने याद कर दी, ये स्लाइड्स के अंदर थी तो मैंने सारी स्लाइड्स को कॉपी करके लिख दिया। इस तरह नहीं अटेम्प्ट होता क्वेश्चन। अब अगर यहाँ पे आपने देखें, यहाँ पे स्लाइड हेडिंग्स आ रही हैं, ये हेडिंग अब क्या है, इसको दें 1.1 नंबर दें या इसको नंबरिंग करें। ठीक है, और सब हेडिंग को 1.1 नंबर दें। अगर उसकी फर्दर सब हेडिंग है तो उसको यहाँ न्यूमेरिक्स में नंबर दे सकते हैं ABC, या उसको रोमन्स में 1 2 3 दे सकते हैं, या 1.1.1 बेसिकली वो मैं रिकमेंड नहीं करता। आप उसको मेन हेडिंग को 1 नंबर दे दें, सब हेडिंग होगी उसको कैपिटल ए दे दें, उसे सब हेडिंग को स्मॉल ए दे दें, ताकि एक सेंस क्लियर हो कि ये एक हेडिंग चल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे नहीं पता कि ये किस हेडिंग की बात हो रही है, मिलिट्री डिस्प्ले ऑफ रशिया एंड चाइना, इसको क्वेश्चन के साथ क्या लिंक हो रहा है, इट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस। तो यही सारी मिस्टेक इस पूरे क्वेश्चन के अंदर की गई है। अब इसके अलावा अगर एक और पेपर देखें, अब मेरा मतलब ये नहीं है मैंने रैंडम पेपर ओपन किए हैं, मेरे किसी के साथ एनिमोसिटी या पर्सनल नहीं है कि जी मेरा पेपर ही क्यों डिस्कस कर रहे हैं पब्लिकली सारों के सामने, इट्स नॉट लाइक दैट। अब यही क्वेश्चन आ गया मल्टीपोलैरिटी का। ठीक है, अब यहाँ पे जिन्होंने एक और मिस्टेक कि विद द लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर चैलेंजिंग द करंट वर्ल्ड ऑर्डर, मतलब इज इट लाइक दैट कि क्या लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर या लार्जेस्ट इकोनॉमी चैलेंज कर रही है? ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ना, और आपने फर्स्ट लाइन पे लिख दी है। तो इसी तरह की काफी मिस्टेक्स मुझे नजर आई हैं जिसमें अपनी फर्जी ख्याली बातें की गई हैं, सोर्स भी नहीं मेंशन के कहाँ से फैक्ट्स लिए गए हैं, और उसके ऊपर उसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में जब क्वेश्चन रेज होते हैं तो वो आपकी पूरी क्रेडिबिलिटी को इम्पैक्ट करते हैं, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब हिस्टोरिकली, अब जैसे यहाँ पे हिस्टोरिकली क्या, किस चीज की हिस्ट्री, ये क्या एक्सप्लेन कर रही है हेडिंग? मैंने अभी बताया कि हम सेकंड मिस्टेक बात करें जिसमें हम हिस्ट्री मतलब हेडिंग्स के ऊपर देखेंगे। अब ये हिस्टोरिकली एक हेडिंग है, ये क्या एक्सप्लेन कर रही है, मुझे क्या पता लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही मुझे हिस्टोरिकली से। ठीक है, अब द चैलेंज टू द करंट वर्ल्ड ऑर्डर, द चैलेंजेस, अब ये हेडिंग थोड़ी एक्सप्लेन कर रही है। ठीक है, समझ आ रही है। अब की फैक्टर्स इंडिकेटिंग राइज ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड, अब ये उसका 1 है। अब इसको आप नाम दें, इसको चाहे आप दें हेडिंग नंबर 2 और ये उसकी हेडिंग A करें, ताकि एक ऑर्डर डेवलप हो कि भाई अगर एग्जामिनर देखे उसको कोई ये खुद से नहीं आ गई, हेडिंग एडजस्ट हो गई, एक नंबरिंग के अकॉर्डिंग है, एक सिस्टम के अंदर आ रही है, एक उसने सिस्टमैटिक थीम बना के क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम किसी और पेपर में देखें, यहाँ पे, अब यहाँ पे एक और मिस्टेक आपने की है हेडिंग्स के अलावा कि सोर्स नहीं बताए। फैक्ट्स तो आपने सबने लिख दिए हैं बड़े अच्छे अच्छे, लेकिन ये किस सोर्स में से लिया गया फैक्ट वो मेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक उसको इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करेगा आपके आंसर में। इसके अलावा कुछ ने मैप्स बनाए हैं। अब ये मैप जो बनाया गया है यहाँ पे उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब ये क्या शो कर रहा है? अब ये डॉटेड लाइंस जो यहाँ पे बताई हैं,
ईस्टर्न पेरिफेरी बाय यूएस अराउंड बाय यूएसए अराउंड चाइना। अब ये क्या पेरिफेरी शो कर रहा है, मतलब मैप तो अच्छा आपने बना लिया लेकिन उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इट इज नॉट क्लियर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जैसे मैप बना एक, अब ये मैंने इंडिकेट करके बताया कि ये जो आपको रेड और ब्लू में नजर आ रही है कि भाई यहाँ पे लिखें कि ये जो कंट्री है, आपने खाली मिडिल ईस्ट का मैप बना दी है, यहाँ पे लिखें कि जी ये कंट्रीज जो हैं वो इसके इन्फ्लुएंस में थे, सऊदीया के ये कंट्रीज में ईरान का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, फिर उसे कुछ सिग्निफाई होगा मैप से। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो मुझे पेपर्स में बार बार रिपीटेडली नजर आई हैं। अभी मैं ओवरऑल आता हूँ कि हमने इसको कैसे डेवलप करना है, हम सिर्फ पेपर को भी डिस्कस कर रहे हैं और जनरल मिस्टेक्स की बात कर रहे हैं। अब ये रीड करें क्वेश्चन, इन्फ्लेशन से रिलेटेड था। अब इसका मुझे इंट्रोडक्शन अच्छा लगा कि अकॉर्डिंग टू द फिस्कल बजट ईयर इन्फ्लेशन रेट ऑफ पाकिस्तान हैज बीन एट ऑल टाइम हाई ऑफ 38% व्हिच वाज रिसेंटली लोअर टू फ्रॉम आईएमएफ्स बेल आउट पैकेज। अब ये देखे ना, अब ये जो आपकी हेडिंग है, जो आपका स्टार्ट है, ये मोस्ट रेलिवेंट है। ठीक है, और ये आपके क्वेश्चन को बिल्कुल हिट कर रहा है। आप अगर यहाँ पे बजाय इसके कोई स्टार्ट करता है कि जो इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है, तो वो एक रेलिवेंट स्टार्ट ना होता। ठीक है, हमने क्वेश्चन में वो बताना है जो उसने पूछा हुआ है, हमने वो नहीं बताना जो हमें आता है। हम क्या कर रहे होते हैं, हम एग्जाम में ये प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हमें कितना कुछ आता है। हमने सिर्फ एग्जाम में वो लिखना है जो पूछा गया है, जो आता है वो हमने सारा नहीं लिखना होता, सिर्फ उसको लिंक करके लिखना होता है। ठीक है, अब ये वाला पेपर अच्छा था जिसको मैंने ए दिया हुआ है। इसके अलावा एक अच्छा पेपर अब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि एक अच्छे पेपर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। ठीक है, मैंने उसको दिया हुआ स्टार। अब ये कुछ पेपर रह गए हैं चेक करने। अब ये देखिए मैंने इसको लिखा हुआ है कि टू बी डिस्कस्ड इन क्लास। अभी आप सबके मैं क्वेश्चंस लूंगा, वेट करें जरा। अब ये लिखा हुआ है द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड अगेन आ गया। अब यहाँ पे देखें इन्होंने हेडिंग उसको स्टार्ट किया कोटेशन से कि चाइना इज रेडी विद रशिया टू स्टैंड गार्ड ओवर द वर्ल्ड ऑर्डर बेस्ड ऑन इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, ये जी जिनपिंग की स्टेटमेंट है। अब ये एक एक्सट्रीम मतलब के चीज है, अगर आपको ये याद हो सकती है कि आप करंट अफेयर में किसी रेलिवेंट कोटेशन से स्टार्ट कर दें, लेकिन वो सबको कोटेशन याद नहीं होती, मुझे भी नहीं याद होती थी, तो इवेंट तो याद हो जाएंगे ना। जैसे जितने जितने हमने टॉपिक्स किए हैं, आप सबको एटलीस्ट उनके एक एक इवेंट तो याद है ना। मैंने जैसे हर टॉपिक के अंदर मैनिफेस्टेशंस बताई हैं, पंचिंग पैराग्राफ लिखे हुए हैं, तो उनमें से कुछ चीजें तो याद हो जाएंगी ना। अब टॉपिक क्वेश्चन जो आएंगे इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि अपने आप से कोई एक इवेंट क्रिएट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं होगा और वो क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा एग्जाम में। इन्हीं चीजों में से एग्जाम आएगा, इन्हीं चीजों में से क्वेश्चन आएंगे। तो एटलीस्ट जितने टॉपिक्स हम कर रहे हैं उन सबके एक एक इवेंट तो याद रखें आप। जिस तरह अभी मैंने पीछे टेस्ट लिया था, सिर्फ 6 टॉपिक आपको दिए थे। अब 6 टॉपिक में से सिर्फ अगर 6 इवेंट भी नहीं याद रख सकते तो फायदा क्या है ये चीजों की तैयार करने का। अगर हम इस पेपर को देखें, ये पेपर मुझे पसंद क्यों आया। अब यहाँ पे इसका जो इंट्रोडक्शन था वो रेलिवेंट था जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक। ठीक है, अब चाहे इन्होंने इंट्रोडक्शन की हेडिंग दे दी है, मेरे नजदीक जरूरत नहीं होती वैसे लिखने की, लेकिन अगर आप दे देंगे तो आपकी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन आप इसको ना लिखें, एंड पे क्रिटिकल एनालिसिस लिख दें, कंक्लूजन भी ना लिखें, काफी हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास उधर थीसिस नहीं लिख रहे होते, इतना ज्यादा टाइम नहीं होगा। अब जैसे यहाँ पे आप इनका इंट्रोडक्शन रीड कर सकते हैं, पेपर मैंने शेयर किया हुआ। अब एग्जैक्टली आगे आ गया स्टेटमेंट के जी। अब क्वेश्चन क्या था कि the concept of multipolar world is gaining prominence in international relations. Analyze the key factors which are indicating a rise of multipolar world. अब सबसे पहले ये बताया गया है कि की फैक्टर की तरफ आ जाएं। अब बजाय इसके कि हम एक्सप्लेन करें कि मल्टीपोलर वर्ल्ड क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, कुछ ही नहीं हुई, देने की जरूरत भी नहीं है। क्या होगा अगर आप यहाँ पे दे देंगे कि जी हाउ मल्टीपोलर वर्ल्ड इमर्ज इनटू द इंटरनेशनल रिलेशन या इंटरनेशनल सिस्टम, किस तरह ये राइज किया गया, मल्टीपोलर वर्ल्ड होता क्या है। तो हम अगर आपने देनी है तो आप एक टेबल की फॉर्म में बता देंगे कि जी ये वाले वर्ल्ड वॉर 1 से 2 तक का एरा जो था उसमें मल्टीपोलैरिटी थी। ठीक है, और अगले साइड पे लिख देंगे कि यहाँ पे मेन पावर्स थी। ठीक है, ये एरा आ गया और ये पोलैरिटी आ गई, और यहाँ पे आप उसको फिल करके टेबल की फॉर्म में एक सिंपल हाफ पेज पे टेबल दे सकते हैं। अगर कोई कहता है कि जी हिस्ट्री बताना बहुत जरूरी है, तो आप एक टेबल की फॉर्म में दे दें, क्योंकि वो एक मेन क्वेश्चन से लिंक नहीं करती।
अगर आप इस हिस्ट्री के ऊपर, जिस तरह पीछे आपने देखा कि हिस्टोरिकली कोई बता देता है या कोई बता देता है व्हाट इज मल्टीपोलर वर्ल्ड, हाउ मल्टीपोलर वर्ल्ड इमर्ज्ड, या व्हाट इज यूनिपोलर वर्ल्ड, हाउ वर्ल्ड इज फेसिंग यूनिपोलर वर्ल्ड करेंटली, ठीक है। तो अगर आप इन चीजों के ऊपर एक्सप्लेनेशन देने लग गए और एक एक पेज आपने लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है कि आपने एक पेज और बिल्कुल स्टार्ट का, ठीक है, आपके स्टार्ट पे, यानी जैसे मैं एग्जामिनर हूं तो मैं चेक करूं, मैं स्टार्ट में फोकस करूंगा आपके क्वेश्चन पे। मैं आपकी अगर फर्स्ट लाइन पढ़ता हूँ किसी की, जैसे मैंने आपको पहले मिस्टेक बताई कि अगर फर्स्ट लाइन के अंदर मिस्टेक आ जाती है, एक आपने फॉल्स स्टेटमेंट दे दी है, एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट दे दी है, तो मेरा तो परसेप्शन खत्म, मैं उसको देखूंगा ही नहीं, मैं उसको स्क्रॉल डाउन करके अगले क्वेश्चन पे चले जाऊंगा। तो एज एट द एंड आपको उसमें से नंबर कितने दूंगा? अगर मुझे प्रेजेंटेशन अच्छी लग गई तो मैं आपको 2-3 नंबर दे दूंगा, क्योंकि कंपटीशन हो रहा है। मैं आपको फ्री में नंबर नहीं दे रहा कि भैया आपने चलो पेपर दिया तो मैं आपको नंबर दे दूं। मैंने इसमें से पास करने हैं लिमिटेड नंबर, लिमिटेड स्टूडेंट्स, ताकि मैंने एलोकेशन दूंगा उनको। मैं आगे जाके उन्होंने सीएसएस करके आना है, 200 स्टूडेंट सिर्फ होते हैं सीएसएस में, 1000 स्टूडेंट नहीं होते ना। तो आपने ये माइंड में रखना है कि एक पेज क्यों जाया कर रहे हैं आप, वाई यू आर वेस्टिंग योर वन होल पेज। आपके पास जब 3 घंटे हैं, आपने एक क्वेश्चन को अगर आप सिंपली 4-5 या 6-7 पेजेस को लिखते हैं, 6-7 पेजेस आप एक क्वेश्चन को लिखें, तो उसमें से एक पेज तो आपने जाया कर दिया, फायदा आगे लिखने का, ठीक है। तो आपने अगर लिखना है तो हाफ पेज के ऊपर हिस्ट्री जो भी अगर आपको आता है कि बहुत चीजें आती हैं मुझे इससे पीछे और मैंने लिखनी है और क्वेश्चन के ऊपर लिंक भी नहीं बन रहा है, तो आप उसको भाई सिंपल हिस्टोरिकली या इस तरह पॉइंट्स बना के लिख दें, काम चल जाएगा। जरूरी नहीं है कि उस पर सारा लिखें, ठीक है। अब आगे पूछा गया एनालाइज द की फैक्टर्स, बताएं जी की फैक्टर्स कौन से। हम अब इधर की फैक्टर्स पे आ जाते हैं, डायरेक्ट आप की फैक्टर्स पे आ गए और आपने यहाँ पे उनको जिस तरह इन्होंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे लिख के न्यूमेरिकली, और यहाँ पे उन्होंने उसको एक्सप्लेन कर दिया और यहाँ पे सारे फैक्ट्स भी दे दिए, मार्कर का यूज किया गया। अब आपने कोई एक स्टूडेंट लिखेगा फ्रांसिस फुकुयामा एक इसी पेन से, और एक लिखेगा मार्कर से, प्रोमिनेंस किसकी होगी? जो मार्कर से लिखा होगा। लिखा दोनों स्टूडेंट्स ने फुकुयामा होगा, लेकिन नजर किसको आएगा? एग्जामिनर को, जिसने मार्कर से लिखा होगा। तो इन चीजों के ऊपर फोकस करें, ठीक है। अब यहाँ पे आप ओवरऑल देखें, एक इसकी हिस्ट्री बना दी गई, मतलब इट इज अ गुड अटेम्प्ट जिसमें चीजें नजर आई हैं। अब मोस्टली स्टूडेंट्स ने कंटेंट सेम ही लिखा है, लेकिन द वे यू आर प्रेजेंटिंग इट, द वे यू आर लिंकिंग इट, इज इट इज द थिंग विच मेक्स सेंस, ठीक है, जो कि आपको स्टैंड आउट करती है बाकी स्टूडेंट से। और अगर आपने स्टैंड आउट होना है तो ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी। 1 मिनट जरा मुझे दीजिएगा। अभी एक ओरिएंटेशन क्लास है प्रेसी की 8 PM पे, उस पर भी आप सब लोग ज्वाइन कीजिएगा, तब तक हम इसको कवर अप कर देंगे। जस्ट अ सेकंड। जी समझ आ रही हैं चीजें जो मैंने अभी तक बताई हैं आपको? कुछ क्लियर हुआ है? कुछ मिसपरसेप्शंस तो जो थे हमारे, वो आपको आई थिंक कुछ फायदा हुआ होगा इन चीजों से, ठीक है। अब आप नेक्स्ट पेपर जब करेंगे, नेक्स्ट अटेम्प्ट करेंगे, तो आपको पता होगा कि मैंने मिस्टेक्स कौन सी की हैं और उनको मैंने अब किस तरह रिपीट नहीं करना, सही है। अब मैंने कुछ जो अच्छे पेपर है ना, मॉडल पेपर, अभी मैं कुछ चेक कर रहा था, 2-3 मुझे नजर आए हैं जिसमें अच्छे उन्होंने आंसर्स भी लिखे हुए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा एट द एंड, एक नया टैब बना के, आप उसमें से उसको देख लीजिएगा, उसने अच्छे पेपर क्यों हैं, उसमें क्या क्या चीजें अच्छी हैं। और अच्छा स्टूडेंट वही होता है, जो एस्पायरेंट वही होता है जो दूसरों की अच्छी चीजों को कॉपी करता है, बजाय इसके कि आप जेलस होकर बैठ जाएं, एनवी करें, अपने आप को डिग्रेड फील करें, डीमोटिवेट हो। आप दूसरों से सीखें। किसी को पैदाइशी चीजें ये याद नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता किसी के साथ इंटरेक्शन हुई होगी, सुना होगा उसने, चीजों को इनकॉर्पोरेट कर लिया। अब जैसे आपने ये चीजें सुनी हैं, आपने देखी हैं, आपके पास एक अच्छा मॉडल पेपर आ गया है। अब नेक्स्ट टाइम अगर आपने उसको कॉपी नहीं किया उसकी चीजों को, तो इट इज योर फॉल्ट, ठीक है। वो आपकी अपनी जिम्मेदारी है, आपकी आपकी अपनी उसमें है कि कितना आप उस चीजों को रिप्रोड्यूस करते हैं और
इनकॉर्पोरेट करते हैं अपनी राइटिंग में, वरना तो आप 1000 पेपर दे दें कोई फायदा नहीं होगा। इस तरह के हमारे पास शार्प स्टूडेंट्स होते हैं जो सिर्फ एक मॉक देते हैं पेपर से पहले, और वो चीजें देख लेते हैं, मिस्टेक नेक्स्ट में वो नहीं करते और वो अच्छे परफॉर्म करते हैं। और हमारे पास कुछ ऐसे भी होते हैं जो 10-10 20-20 मॉक देते रहते हैं और मिस्टेक्स उनकी वही रिपीट हो रही होती हैं, क्योंकि वो लर्न नहीं करते। तो पर्पस ये है कि हमने लर्न करना है दूसरों की अच्छी चीजों से, और हमने अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना, बिकॉज दिस इज अ टाइम वेयर वी लर्न, दिस इज अ टाइम वेयर वी मेक मिस्टेक्स। अदरवाइज पेपर में जाके ये चीजें हम कमिट नहीं कर सकते। अगर कोई गूगल क्लासरूम को एक्सेस नहीं कर रहा अभी तक, तो इसका मतलब है कि आपकी जो वीडियो आप ओपन कर रहे हैं रजिस्टर्ड ईमेल से, वो आपकी गलत है, या आपने पहले मुझे प्रोवाइड नहीं की। अब 6 हफ्ते बाद अगर आपको याद आ रहा है आज के आप एक्सेस नहीं कर रहे, तो इट इज नॉट माई फॉल्ट। मैं थोड़ा आज गुस्से में हूँ, इस चीजों को मैं टॉलरेट नहीं करूंगा कि आज भी आपसे वो चीजें नहीं हो रही, तो एंड पे पेपर में क्या करेंगे आप। अच्छा, अब उसके बाद क्वेश्चंस सारे आसान हैं, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपके पास गिवन है, ठीक है। जो मेरी स्लाइड्स हैं वो सेम है, मैंने कोई इतना मुश्किल पेपर क्वेश्चन नहीं बना के दिए कि आपको देखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है इन्फ्लेशन वाला। अब इन्फ्लेशन हैज बीन अ परसिस्टेंट कंसर्न फॉर पाकिस्तान इकोनॉमी। लेट मी फाइंड आउट कि कौन सा पेपर इन्फ्लेशन का किसने अच्छा किया था, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और इसमें थोड़ा सा डिफरेंट था स्लाइड से। अब मोस्टली स्टूडेंट्स ने क्या किया हुआ है, वो एज इट इज कॉपी किया हुआ है इन्फ्लेशन वाला। अब वो एज इट इज जब आप कॉपी करेंगे तो गलत होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन का पूछा हुआ है, इकोनॉमिक इश्यूज नहीं पूछे हुए मैंने। मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ, मैंने लिखा हुआ है किसी के पेपर के ऊपर। अब जैसे एक ये पेपर है, अब ये अच्छा पेपर था, इसको हमने डिस्कस करना था क्लास में, ठीक है। अब इन्होंने इनका इंट्रोडक्शन अच्छा था, इट्स शिफ्ट इन द बैलेंस ऑफ पावर by US and its allies to more a diverse and complex multipolar system where emerging powers like India और USA। अब इसको भी अच्छा किया जा सकता था बेहतर, अगर हम कोई रिसेंट एग्जांपल दे देते इवेंट की तो ज्यादा बेहतर हो जाता। लेकिन जब इन्होंने ये एक यहाँ पे मिस्टेक की, फैक्टर्स डाल दिए। अब फैक्टर्स जब यहाँ पे डाले तो नीचे उन्होंने एक्सप्लेन किया है, लेकिन एग्जामिनर को नहीं समझ आएगा कि ये एक फैक्टर्स की एक्सप्लेनेशन क्या है। तो अगर एग्जामिनर को आपने समझाना है तो आपको नेक्स्ट पेज के ऊपर ये फैक्टर्स की लिस्ट देनी पड़ेगी और फिर नीचे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर का एक परसेप्शन हो जाती है यार ये फैक्टर्स आ गए, इसकी एक्सप्लेनेशन किधर है। तो आप उसको ये सोचने का मौका नहीं दें, नेक्स्ट पेज पे फिगर लिखें और फिर उसके बाद से स्टार्ट करें, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने स्टैट्स पे लिखे हुए हैं, और पेपर प्रेजेंटेशन आप देखें कि हमें पता लग रहा है कि ये सब पॉइंट है तो एक इंडेंट छोड़ा हुआ है। मोस्टली स्टूडेंट्स ने इंडेंट ही नहीं छोड़ा होता कि ये फर्स्ट हेडिंग है, सब हेडिंग है। एक तरीका होता है पेपर लिखने का, जैसे वर्ड पे लिखते हैं ना, सब हेडिंग देते हैं तो इंडेंट दे के वो आगे आ जाता है। तो इस तरह आप थोड़ा सा पेपर के ऊपर भी इंडेंट डालें। और कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो स्पेस छोड़ देते हैं और सेंटेंस के अंदर लिखते हैं 3 वर्ड्स। तो एग्जामिनर इतना भी बेवकूफ नहीं है कि वो देख लेगा कि जी आपने पेपर भरे हुए हैं और वो 7 पेज लिख दिए हैं लेकिन हर लाइन के अंदर आपके वर्ड्स ही 3 है। तो ये भी बेवकूफी हम नहीं कमिट कर सकते, इतना भी एग्जामिनर को बेवकूफ नहीं समझना हमने। तो ये भी एक अच्छा पेपर था, ठीक है, आपको इसमें से भी अच्छी चीजें मिल जाएंगी। अब एक ने इन्फ्लेशन वाला अच्छा डिस्कस किया था, मुझे अगर यहाँ पे मिल जाता है तो, क्योंकि स्टूडेंट्स ने मिक्स करके अपलोड कर दिया, किसी ने करंट अफेयर वाले को भी पाक अफेयर में भी अपलोड किया होगा। अच्छा जी, अब उसके पहले मैं उसको वो शेयर करूं, अभी मैं आपको एक और दो चीज एक्सप्लेन कर दूं कि जो आइडियल पेपर होता है उसमें कुछ आइडियल चीजें होती हैं जो हमने करनी होती हैं, वो आइडियल चीजें क्या हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूं। अभी इसके बाद एक प्रेसी की ओरिएंटेशन क्लास होगी, वो भी आप लोग लीजिएगा। एक जो आइडियल पेपर प्रेजेंटेशन होती है वो क्या है, वो मेरे इंस्टाग्राम चैनल के ऊपर पहले से ही अवेलेबल थी, लेकिन अगर आप लोगों ने उनको नहीं देखा तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। और वो मैंने आप लोगों के ही पेपर से, स्टूडेंट्स के पेपर से कट पेस्ट करके निकाली हुई है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखेंगे आप, तो ये एक मेरी पोस्ट है, हाउ टू आंसर क्वेश्चन इन द एग्जाम। अब बजाय इसके कि मैं आपके पेपर्स में से दोबारा निकालूं, तो मैंने जो चीजें पहले की हुई हैं वो देखते हैं। अब देखिए ये इंट्रोडक्शन है, कुछ अच्छे इंट्रोडक्शन, ठीक है। सबसे पॉइंट्स क्या है, प्रिसाइज होना चाहिए, टू द पॉइंट इंट्रोडक्शन होना चाहिए, हिट द बुल्स आई। अब हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल, अब क्वेश्चन क्या था, जो भी क्वेश्चन है
लेकिन आपका जो इंट्रोडक्शन है वो टू द पॉइंट हो, ठीक है। या जैसे पाकिस्तान अफेयर का अगर किसी ने कोई क्वेश्चन किया हुआ अटेम्प्ट, तो हमने टू द पॉइंट इंट्रोडक्शन लिखना है, मैंने काफी ज्यादा ब्रीफ कर दिया। सेकंड जो मिस्टेक होती है वो होती है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हेडिंग्स नहीं मारी होती, ठीक है। हेडिंग्स को सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बनाएं, जैसे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी अ पिलर टू फेडरलिज्म, ठीक है। फेलियर ऑफ पाक यूएस इकोनॉमिक रिलेशंस एस यूएस इज द बिगेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट ऑफ पाकिस्तान, एफएटीएफ प्लान विल हेल्प टू रेगुलेट पाकिस्तान इनफॉर्मल इकोनॉमी। मतलब आपको हेडिंग पढ़ के समझ आ जाए। आई एम नॉट सेइंग कि कितने वर्ड्स की होनी चाहिए, ठीक है, वो 3 वर्ड की होनी चाहिए, 4 वर्ड की होनी चाहिए, इट्स अप टू यू। ये आपके सामने 4 सैंपल रखे हुए हैं, कुछ अच्छे पेपर आप लोगों ने भी किए होंगे। याद रखनी है आपने हमेशा कि आपकी जो हेडिंग है उसके अंदर की वर्ड्स आए, उससे रिलेटेड, आपके किससे रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड की वर्ड्स आने चाहिए। यानी अगर कोई कहता है कि जो हमारा लेट से जो रशिया यूक्रेन वॉर है वो एक रीजन है इन्फ्लेशन की, तो आप लिखें कि रशिया यूक्रेन वॉर एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ राइजिंग इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान, ठीक है, ऑफ राइजिंग इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान। मतलब थोड़ा सा कीवर्ड यूज करें और अपने क्वेश्चन के जो चीजें पूछी हुई हैं उसको बार बार हेडिंग के अंदर लेके आए, मेन हेडिंग में। दिस इज द की टू गेट गुड मार्क्स, ठीक है। फ्रेजल फॉर्म में आई सजेस्ट कि आप फ्रेजल फॉर्म के अंदर हेडिंग्स दें, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को फ्रेजल फॉर्म अच्छा पसंद नहीं होता, दे लाइक टू गिव हेडिंग्स इन सेंटेंसेस, लेकिन वो इतने लंबे सेंटेंस ना हो कि उसमें 10-10 20-20 वर्ड्स हो। इट शुड बी ऑप्टिमम। सो अगेन आई एम नॉट गिविंग अ बेंचमार्क के जी उसमें 7 वर्ड्स हो, 6 वर्ड्स हो, बट इट शुड बी इन अ वे कि वो अपना सेंस कन्वे करे, ठीक है। तो जब तक वो सेंस कन्वे नहीं करेगा और उसके अंदर की वर्ड्स जो क्वेश्चन में पूछे हुए हैं वो मेंशन नहीं होंगे, तो आपकी जो हेडिंग्स हैं वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हेडिंग नहीं होंगी। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हेडिंग कौन सी होती हैं? जो कीवर्ड्स क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है उनको डायरेक्टली आप टैकल कर रहे हो। अगर आप उनको टैकल नहीं कर रहे जो कीवर्ड्स क्वेश्चन के अंदर गिवन है आपकी मेन हेडिंग्स में, तो इसका मतलब है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हेडिंग नहीं है, ठीक है। ये दूसरी चीज थी जो आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। जो तीसरी चीज है वो आप देख लेते हैं क्या होगी। अब यूज ग्राफ्स एंड टेबल्स। अब ये वाली चीज जैसे मैंने आपको मल्टीपोलर वर्ल्ड में आपने लिखी कि हिस्ट्री आप कैसे बताएंगे, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, आप इस तरह टेबल के अंदर चीजें दे सकते हैं, ठीक है। टेबल बना के कॉन्सेंट्रेट करके रेफरेंस के साथ उस पर लिख सकते हैं, टेबल को हाईलाइट कर सकते हैं, मार्कर यूज कर सकते हैं, इट विल मेक योर स्टैट्स प्रोमिनेंट। तो ये तीसरी चीज है जो आपने अपने पेपर को अच्छा करने के लिए यूज करनी है। फोर्थ चीज क्या है, जब आप इसमें फ्लो चार्ट बनाएं, स्मार्ट चार्ट बनाएं, तो उसको लिखें कि ये शो क्या कर रहा है। जैसे उसके ऊपर मार्किंग करें कि जी डोमेस्टिक डेट इतना है, ये है, ठीक है। इसी तरह आप अगर हायरार्की बना रहे हैं तो हायरार्की सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो। अगर आप टेबुलर फॉर्म में ये डाटा दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, तो आप उसके ऊपर लिखें कि ये परसेंटेज क्या है और नीचे साइड पे उसका सोर्स भी लिखें कि ये कहाँ से हमने लिया है। वरना एग्जामिनर समझेगा कि आपकी सेल्फ क्रिएशन है, क्योंकि अब एग्जामिनर इतना शार्प हो गया है और हम भी अपने बहुत तेज हो गए ना, अपनी मर्जी से कोई भी स्टैट लिख लेते हैं और उसका दे देते हैं। जैसे किसी ने कहा कि जी यूएस डॉलर जो मार्केट में यूज हो रहा है वो 90% है, तो वो मैंने पढ़ाया है, मुझे तो पता है 90% नहीं है। तो जो एग्जामिनर है उसने 10 लोगों के पेपर चेक किए होंगे आपसे पहले, किसी ने 70% लिखा होगा, किसी ने 60, और आप जाके लिख दें 95%, और आप रेफरेंस दे दें आईएमएफ का, तो व्हाट डज दिस मीन? इट मींस यू आर रॉन्ग, आप डिसीव कर रहे हैं एग्जामिनर को। तो इतने ऐसे फैक्ट नहीं देने जो रियलिस्टिकली बिल्कुल ही जो है वो रियल ना हो। इसके बाद आपने क्या करना है, ड्रॉ एलेबोरेटिव मैप्स। मैप्स आर नॉट इनफ। मैप्स बनाना इज नॉट अ हार्ड साइंस, आप सारे मैप्स बना सकते हो, उसके अंदर एलेबोरेशन हो कि वो मैप्स शो क्या कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप देखें कि मैप्स, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, नीचे उसको ऊपर साइड पे लिखें कि मैप्स क्या शो कर रहे हैं। जैसे अभी मैंने पीछे आपको बताया मैप स्टूडेंट्स के दिखाए, उसके ऊपर लिखें कि भाई ये कंट्रीज यूएस के इन्फ्लुएंस में है, ये चाइना के इन्फ्लुएंस में है, उसके ऊपर मार्किंग करें। खाली दुनिया का मैप बनाने से पेपर के ऊपर एग्जामिनर जो है वो आपसे मुतासिर नहीं होगा, ठीक है। और इसके बाद आप क्या करें, बस ये मेन चीजें जो आप करें, और एंड पे क्रिटिकल एनालिसिस लिखें। इससे आपका पेपर जो है बाकियों से स्टैंड आउट करेगा। और जिनको मैंने अच्छे मार्क्स दिए हैं, एक A+ दिया है अभी कुछ स्टूडेंट्स को, मे भी आपको उनमें से कुछ चीजें अच्छी ना लगी हूँ, लेकिन मैंने इन पेपर प्रेजेंटेशन की पॉइंट को और कंटेंट की डेवलपमेंट को किस तरह उसने सिस्टमेटिकली ऐड किया है, वो मैंने उसको बेस बना के आपको
उसको मार्क दिए हैं और उसको हमने स्टैंड आउट किया है। तो ये वो चीजें हैं जो आप लोगों ने फॉलो करनी है नेक्स्ट टेस्ट से पहले। आपका जो नेक्स्ट टेस्ट है वो कल होगा, कल मैं अपलोड कर दूंगा और मंडे तक आप उसको सबमिट करवा सकेंगे, ठीक है? 2 दिन होंगे आपके पास, इसी तरह आपने फॉलो करना है। तो ये मिस्टेक्स आपने दोबारा कमिट नहीं करनी, ब्लंडर नहीं कमिट करने, ये नहीं करना कि स्लाइड्स को रिप्रोड्यूस कर दें। अब कुछ स्टूडेंट्स ने क्या क्या किया हुआ है, एज इट इज स्लाइड्स रिप्रोड्यूस कर दी हैं और कोई तुक ही नहीं बन रहा क्वेश्चन से। मतलब हेडिंग तो एटलीस्ट रीमोल्ड करें ना आप हेडिंग तो अपने क्वेश्चन के मुताबिक बनाएं। जब हेडिंग एज इट इज कॉपी करके उसमें क्वेश्चन के अंदर लिख दी है, तो मैंने आपसे रट्टा नहीं सुना, मैंने आपसे टेबल नहीं लिखवाया कि 2 का टेबल लिख के दो, 3 का टेबल लिख के दो। मैंने आपको कहा है कि आप उस नॉलेज को यूज करें और उसको रेलिवेंट बनाएं, हेडिंग्स में रेलिवेंसी दें। तो जब तक ये आपकी चीजें नहीं आएंगी, आप ये ना समझे कि एग्जाम में आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो ये आपने वो चीजें हैं जो आपने इंप्रूव करनी है, ठीक है? अब आपके क्वेश्चंस जो हैं वो मैं लेता लाजमी, लेकिन मैं जो है वो अभी क्लास है 8 PM पे अरसलान की, तो पाक फेयर के बाद मैं दोबारा क्वेश्चन आंसर लूंगा, जो पाक फेयर की हमारी 9:15 पे होगी। उसके बाद दोबारा आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा 10 PM पे अराउंड, तब आपके क्वेश्चन आंसर मैं ले लूंगा। पीए के पेपर हम पीए की क्लास में डिस्कस करेंगे ना? फहीम, आपने पूछा आर वी एबल टू राइट आंसर्स इन क्वेश्चन फॉर्म, मतलब आई डो नॉट अंडरस्टैंड आपने क्या पूछा है। अच्छा जी, जब मैंने एंड पे कहा ना क्रिटिकल एनालिसिस, तो जो आपका कंक्लूजन होता है ना उसको आप सिंपल रीनेम करते हैं क्रिटिकल एनालिसिस, दैट्स ऑल। कि फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें आप क्वेश्चन के ऊपर देखें, आपको क्वेश्चन यहाँ पे नजर आ रहा है ये वाला कि क्रिटिकल असेस द मोटिवेशंस बिहाइंड चाइना, तो इसमें लिखे क्रिटिकल एनालिसिस के द मैनिफेस्टेशंस डिस्कस इन द क्वेश्चन सो फार और इन द अबव पैराग्राफ clearly narrate that China is a rising power and China is finding different avenues to show its soft power. The rapprochement between Saudi and Iran, which is brokered by China, is a great deal in this regard. This will not only this will not only help China in showing its soft power, but will also make China a rising contender of global power politics against USA, ठीक है, in the world, और ब्ला 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 2-3 चीजें। तो इस तरह आपका जो है वो आ जाएगा, ये आपका क्रिटिकल एनालिसिस है जो हम कंक्लूजन में लिखते हैं। तो क्रिटिकल एनालिसिस थोड़ा सा कैप्टिवेटिंग वर्ड है, वो आप यूज कर लें, क्योंकि मोस्टली मैंने स्टूडेंट्स का देखा है कंक्लूजन और क्रिटिकल एनालिसिस सेम ही होता है, बस स्पेस भरी होती है, तो ये बढ़ने का फायदा नहीं है। असलिया मैं इन्फ्लेशन वाला पेपर ढूंढ के मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में दोबारा कि जी ये अच्छे पेपर है, मैं ग्रुप में सारों के साथ शेयर कर दूंगा। शाहकार, अगर करंट अफेयर पेपर है आपका, मैंने शुरू में बताया कि कुछ पेपर अभी कंप्लीटली चेक नहीं हुए, वो अभी मैं क्लास के बाद चेक करके रात तक आपके शेयर कर दूंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम लगता है चेक करने में। आज मैं चेक कर रहा था, कल मैंने पूरा दिन लगाया चेक करने में, तो रात तक वेट कर लें। अगर इन केस फिर भी आपका नहीं होता चेक, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें जी। हेडिंग्स क्वेश्चन के फॉर्म में ना बनाएं समिया, आप फ्रेजेस फॉर्म में बना लें जी। नेक्स्ट टेस्ट आप मंडे तक भी अपलोड कर सकते हैं। बिल्कुल फहीम, आप इस लिखते हैं हाउ द वर्ल्ड शिफ्ट फ्रॉम यूनिपोलर टू मल्टीपोलर, बिल्कुल। लेकिन इसके ऊपर जिस तरह आप आउटलाइन लिखते हैं ना ऐसे के अंदर, उसी तरह लिख सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ये एग्जैक्ट इसकी फॉर्म क्या होगी, बट आपको ये पता हो कि ये क्वेश्चन से लिंक कर रहा है, तो इतना तो थोड़ा सा आप अपने ऊपर जजमेंट लेके आए ना, कॉन्फिडेंस लेके आए कि आप अपने ऊपर लिख सकते हैं। तो आज आपको समझ आई है क्लास की जो हमने डिस्कस किया, आपको थोड़ा मैंने झंझोरा है कि जी पेपर में हमने क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। आपकी जो मिस्टेक्स हैं मोस्टली स्टूडेंट्स की, वो इस वजह से होती हैं कि वो इररेलेवेंट चीजें लिखाते हैं और कुछ रेलिवेंट चीजों को भी नहीं लिखना आता उनको। तो ये आप चीजें जब तक अपने पेपर में नहीं लेके आएंगे, आपका पेपर अच्छा नहीं होगा। आप जैसे ही ये पेपर ले आएंगे, आपका नेक्स्ट पेपर स्टैंड आउट करेगा, आप खुद ही इसको जज करेंगे, तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। आइडियल लेंथ जो है वो तकरीबन 6-7 पेजेस, इससे ज्यादा नहीं। जैसे मैंने आपको बताया ना, ये चीजें आप करेंगे तो 6-7 पेजेस विल बी इनफ। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट जो आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, आई एम रियली सॉरी कि आप आपके क्वेश्चन आंसर अभी नहीं ले सका। उसके लिए मैं जैसे पाकिस्तान अफेयर का हम डिस्कस कर लेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर लेंगे, मैं लिंक आपके साथ भी शेयर कर लूंगा। तो आप 10 PM का टाइम माइंड में रखें, जिसके क्वेश्चन आंसर जो भी हैं वो मेरे से तब शेयर कर सकता है। ओके, तो आई हैव टू गो, नेक्स्ट क्लास इज स्टार्टिंग राइट नाउ, आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं उसको।
सो थैंक यू एंड सॉरी अगर किसी के क्वेश्चन जो मैंने अभी डिस्कस किया है अगर वो किसी का पेपर था और वो समझा कि मैंने पर्सनल तनकीद किया, तो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों के भले के लिए की गई है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू, हाफिज।